नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन टेक एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की एग्जाम डेट लग चुकी है। 8 अप्रैल को इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर आप यूपी बीएड करने के इच्छुक है तो इस समय फार्म के आवेदन चल रहे हैं, आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इस फार्म के आवेदन की फीस, योग्यता, पाठ्यक्रम, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन से लोग इस प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं, इन सब बारे में हमने विस्तार से आपसे चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आप जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में लोग चर्चा करने वाले हैं कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2019 का पेपर कैसा पूछा गया था, इसका लेवल और पैटर्न आप लोग देख लीजिए। अगर आप सरकारी सीट या सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो आपको अच्छे अंक लाने होंगे। अच्छे अंक लाने के लिए आपको पिछले साल का पेपर जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए पिछले वर्ष की बात, इस वर्ष भी आपका यूपी बीएड जो है वो द्विवर्षीय है और लखनऊ विश्वविद्यालय इस प्रवेश परीक्षा को करा रहा है। परीक्षा का प्रारूप जो होगा, सभी जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और प्रति प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। याद रखिएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम लोग बात करते हैं, एक ही दिन आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। सुबह की मीटिंग 3 घंटे का आपका पेपर होगा और शाम के मीटिंग में 3 घंटे का पेपर होगा। सुबह की मीटिंग जो होगा वो पेपर होगा, प्रथम पेपर होगा। इसमें 2 विषय आपके पूछे जाएंगे, एक सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और भाषा के सेक्शन से एक सेट आपको करना होगा, चाहे आप हिंदी का सॉल्व करें चाहे इंग्लिश का सॉल्व करें। 50-50 प्रश्न होंगे, 100-100 अंक इसमें आपको मिल सकते हैं। टोटल 200 अंकों का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अगर आप कला, विज्ञान, वाणिज्य किसी भी वर्ग के स्टूडेंट हैं फिर भी आपको सामान्य ज्ञान का पेपर सभी को करना होगा। हिंदी और इंग्लिश में से किसी को आप चूज कर सकते हैं। इसमें से आपको 3 घंटे के बाद समय देने के बाद कुछ समय आपको मिलेगा और शाम की मीटिंग एक पेपर और होगा जिसे हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र कहते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में रीजनिंग के आपको 50 प्रश्न करने होंगे और खंड बा विषय योग्यता में कोई एक आपको चूज करना होगा। कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि के आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 100 अंक के होंगे। टोटल 200 अंक आपको शाम के मीटिंग भी मिलेंगे और 3 घंटे का आपको समय प्राप्त होगा। मतलब टोटल 6 घंटे का पेपर होगा और 400 अंक का टोटल पेपर मिलाकर के होगा। अब सरकारी सीट की बात करते हैं कि सरकारी सीट प्राप्त करने के लिए आपको इन 400 अंकों में से कितने अंक लाने होंगे। देखिए पिछले बार से बीएड का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का, तो बीएड में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फार्म में ज़्यादातर आवेदन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है, पिछले बार जो सीटों की संख्या थी वो कम थी और छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। बहुत से लोग बीएड नहीं कर पाए थे। पहले 2 लाख सीटें ही नहीं भर पाती थी, अभी 2 लाख से सीटों ज़्यादा ही आवेदन आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको इस बार जो अंक लाने होंगे लगभग 250 से 300 के बीच में अगर आप अंक लाते हैं, ये तो पेपर भी डिसाइड करेगा, पेपर कैसा होगा आपका, और छात्रों की संख्या भी डिसाइड करेगी कि कितने अंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज की फीस कम होती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों का प्रयास होता है नंबर हम अच्छे ले आएँ और कम फीस में हमारा बीएड भी हो जाए। अगर हम इसके पहले की बात करते हैं, 1-2 साल पहले की, तो 200 अंक भी अगर आप ले आते थे, 200 अंक या 220 अंक, फिर भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता था। लेकिन अभी कंपटीशन बढ़ चुका है, आपको अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है और 250 से 300 के ऊपर भी आप लोग जा सकते हैं, जो भी लोग सरकारी सीट प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए बहुत सभी हमारे चैनल के माध्यम से नए आते हैं जिन्हें वीडियो की इन्फॉर्मेशन और अपडेट नहीं मिल पाती, क्या कीजिए, यहाँ पर आपको लाल अंक का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इसको दबा कर लाल से काला कर दीजिएगा। बगल में लगी नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। चलिए हम आपको प्रश्न पत्र सॉल्व कराते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको प्रथम प्रश्न पत्र का खंड आ का सामान्य ज्ञान का पेपर कराने जा रहे हैं। आप लोग ही प्रयास कीजिएगा इन सभी प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है, आज का हमारा पहला प्रश्न है और सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता थी जहां पर आपको मिट्टी की काफी ज्यादा स्त्रियों की मूर्ति में देखने को मिलेंगी, जो कि मातृ देवी की पूजा जो है किस सभ्यता से है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दूसरा प्रश्न हमारा है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। आपको प्रश्न को देखकर ही लग रहा होगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है तो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा ही निर्मित किया गया होगा। तो याद रखिए 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य जो राजा थे वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों ने 1231 ईस्वी को दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी कृति है, ये रचना है, किसकी रचना है। सही ऑप्शन होगा जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। याद रखिएगा। कल्हड़ की बात करेंगे
तो राज्य तरंगिनी कल्लड़ की है, कालिदास की ढेर सारी रचनाएं हैं, जैसे मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम है, सभी कालिदास की रचनाएं हैं। चौथा प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, शिवाजी का जो जन्म है वो 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, याद रखिएगा। तो 1627 को क्या जन्म हुआ था उनका, पूछ क्या रहा है आपसे, उसका राज्याभिषेक पूछ रहा है। तो राज्याभिषेक शिवाजी का 1674 ईस्वी में हुआ था, तब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही ऑप्शन है बी वाला, ये जन्म है, ये मृत्यु है, और बीच वाला क्या है, इनका राज्याभिषेक है। 5वां नंबर प्रश्न है, आखाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सा सिख गुरु थे? 4 ऑप्शन आपके पास है और सही ऑप्शन होगा, जो गुरु का नाम था वो गुरु हरगोविंद था, याद रखिएगा। 6वें गुरु थे, सिखों के 6वें गुरु का नाम था हरगोविंद। इन्होंने आखाल तख्त का निर्माण कराया था। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर का सिंहासन इन्होंने लड़ाकू में परिवर्तन कर दिया था सिख जात को, ठीक है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सही ऑप्शन होगा वास्को डिगामा। 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत आया था और उसने भारत की खोज की थी। कोलंबस निकला था भारत की खोज में, लेकिन कोलंबस ये जानता था कि भारत कहीं पर देश है, उसको खोजने के लिए निकला था, लेकिन उसने खोज किसकी कर ली, अमेरिका की खोज कर ली थी जाकर के 1492 ईस्वी में, और फिर बाद में वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां पर खोली गई थी? बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। सही ऑप्शन होगा सूरत में खोली गई थी। 8वां प्रश्न है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं? मतलब कहां से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ से किया था, ठीक है, लखनऊ से इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। 9वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित था, इससे कौन सा स्थान जो है जुड़ा हुआ है? सही ऑप्शन है चंपारण। चंपारण में जो नील की खेती होती थी, जो 3 कठिया प्रथा कही जाती थी, 3/20 भाग में, खेत के 3/20 भाग में नील की खेती करना ही था। इस कानून को लेकर के गांधी जी ने चंपारण का एक आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था, जो कि बिहार में आपका पड़ता है। 10वां नंबर प्रश्न है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? 2 समाचार पत्र थे, एक केसरी था, एक मराठा था। इसका जो संपादन किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, याद रखिए। केसरी है एक और एक मराठा है। मराठा जो हुआ इंग्लिश भाषा में किया गया था और केसरी मराठा भाषा में किया गया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है यहां पर, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? 11 नंबर प्रश्न है, प्रयास कीजिए बताने का। तो देखिए, दांडी यात्रा मतलब दांडी की ओर यात्रा होगी, तो दांडी पहुंच जाएंगे यात्रा में। तो यात्रा जो स्टार्ट हुई थी वो साबरमती आश्रम से उनकी स्टार्ट होती, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है। 79 साथियों के साथ में 12 मार्च 1930 को चले थे ये। 1930 में आंदोलन किया गया था और लगभग 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे थे। वहां पर नमक के ढेले को लेकर के तोड़ दिया था और नमक कानून को, वहां से नमक कानून को खत्म कर दिया था। और कौन सी यात्रा थी इनकी? दांडी यात्रा थी। वहीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रयास कीजिएगा। नीचे आपको 2-3 प्रश्न दिख रहे होंगे, उनमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आपको 12 नंबर प्रश्न आ चुका है। तो सही ऑप्शन होगा शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, टुंड्रा है, टुंड्रा क्या है? एक सही ऑप्शन होगा शीत का एक मरुस्थल है। यहां पर क्या होता है, हमेशा ये बर्फ से ढका होता है। और एक रसियन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, समतल दलदली मैदान, ठीक है। हमेशा क्या होता है, ये बर्फ से ढका हुआ होता है। यहां पर लाइकेन्स उगते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? अगर वायुमंडल की बात करेंगे तो सबसे निचली मतलब जो पहली परत पड़ेगी यहां पर से पृथ्वी से, उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, उसके ऊपर जो होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, इसी प्रकार आपके ऊपर मंडल जाते जाते हैं। तो सबसे निचली परत में कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है।
यहीं पर आपके बादल जो होते हैं, आंधी आती, तूफान होती है, वर्षा होती है, सबके लिए जो होता है क्षोभ मंडल उत्तरदायी होता है। समताप मंडल की बात करते हैं तो समताप मंडल बिल्कुल से साफ होता है। यहाँ पर आपके वायु जहाज जो होते हैं वो आसानी से चल जाते हैं, लेकिन क्षोभ मंडल में नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ पर आंधी तूफान आती है। यहाँ पर क्षोभ मंडल में सिर्फ आप हेलीकॉप्टर को चला सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का बघेल खंड का पठार। तो ऊंचाई की बात करेगा तो आप लोग लद्दाख के पठार को हमेशा सही कीजिएगा, सही ऑप्शन होगा सी वाला। 16 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग प्रयास करते जाइएगा, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाए। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो वो भारत जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे नीचे का जो आप भारत का नक्शा देखेंगे तो नीचे का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, याद रखिएगा। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। अगर भारत की बात करेंगे तो आप लोग गंगा को सही कीजिएगा, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो गोदावरी को सही कीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? बताइए, समझ में आ रहा है आपको पश्चिमी घाट क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार से आप नीचे वाला जो नक्शा है भारत का, नीचे का क्षेत्र का, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट और इसे कहते हैं पूर्वी घाट। तो आपसे पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग पूछ रहा है, मतलब ये वाला क्षेत्र पूछ रहा है। गुजरात के आसपास का क्षेत्र आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। तो गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं कोंकण तट, ठीक है। और तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो पूर्वी घाट का भाग है, उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। और मालाबार जो तट है ये पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है जो कि केरल के आसपास पड़ता है, उसे मालाबार तट कहते हैं। और उत्तरी सरकार जो तट है वो उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। अगर आप भूगोल से संबंधित होंगे तो ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आएगा। 18 नंबर प्रश्न है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा, आप लोग इसमें से चूज कर लीजिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए सही ऑप्शन होगा ह्यूमन कोड, इसे कहते हैं हम लोग कैप्चा कोड भी कहते हैं, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपसे पूछ रहा है नहीं है, कौन सा निम्न कृषि उत्पादकता, मतलब भारत में जो कृषि का स्तर है, जमीन तो बहुत है आपके पास लेकिन कृषि में उतनी उत्पादकता हो नहीं पा रही है, उसके लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा सहकारी कृषि। सहकारी कृषि मतलब होता है कि कृषि के साथ साथ उसमें हम बागवानी भी करें, वन का उत्पादन भी करें, ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी ये 3 चीजें उत्तरदायी हैं कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? पश्चिमी तट की बात करेंगे तो पश्चिमी के जो तट होंगे वो पश्चिमी तट कहलाएंगे, पूर्व के जो तट होंगे वो पूर्वी तट कहलाएंगे। तो पश्चिम का तट नहीं होगा, मतलब कि वो पूर्व का तट हो सकता है। और तूतीकोरिन जो तट है, बंदरगाह है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु जो है पश्चिमी नहीं आता, पूर्वी तट में आता है, इसलिए संबंधित नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए दिल्ली जो पड़ता है आपका सेंटर में पड़ता है, भारत के सेंटर में पड़ता है। और वो जो वर्षा होती है सर्दियों के समय की, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ आता है उससे वर्षा होती है दिल्ली में, ठीक है। कोरोमंडल तट पर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, कोरोमंडल तट पर, वहां पर जो ठंडियों में वर्षा होती है वह उत्तर पूर्व के मानसून से होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप याद करते चलिएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और सही ऑप्शन है घरेलू खपत। जो घरेलू खपत होती है इसी को हम लोग कहते हैं सामूहिक उपभोग। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाएगा? सही ऑप्शन होगा सी वाला, एनएनपी। साधन लागत पर एनएनपी जो होती है उसी कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय। और एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है साधन लागत पर होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से क्या है? राज्यों की बात कर रहा है तो राज्यों के लिए जो राजस्व आता है, जो कर आता है, वो सबसे ज्यादा आता है बिक्री कर से आता है। जो सामान बिकता है
उसमें सबसे ज्यादा कर जो प्राप्त होता है वो राज्य सरकार को प्राप्त होता है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिली है या फिर करेगा? G20 शिखर सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी भारत करेगा 2022 में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2022 तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 2022 में G20 की शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सी वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? वैकल्पिक मुद्रा की बात करेंगे तो सही ऑप्शन होगा सी वाला, चेक एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। 27 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? मतलब जितना लक्ष्य रखा गया था उतना वो प्राप्त नहीं कर पाई, वास्तविक विकास दर जो है वो कम हो गई। किस कारण से कम हो गई इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बताने का प्रयास कीजिए कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऐसा हुआ था। सही ऑप्शन होगा ये जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 1969 से लेकर के 1974 तक की थी। 5 साल की होती है, अभी तो पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई है। तो 1969 से लेकर 1974 तक थी ये। और इसके बीच में हुआ था 1971 में क्या हुआ था? भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बांग्लादेश का सपोर्ट करा था भारत, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो हुआ पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से तितर बितर हो गई, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। 5.7 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितने कर पाई? प्राप्त कर पाई 3.3% अपने लक्ष्य की, तो विकास दर कम हो गई। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर के तैयार हुआ था? बात करेंगे संविधान तैयार होने की तो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत की राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता। याद रखिएगा, कुछ लोग राष्ट्रपति को सही करने का प्रयास करते हैं, या फिर संविधान को सही करने का, या संसद को सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी प्रस्तावना जो है उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग। तो भारत की जनता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषय से? बताने का प्रयास कीजिए कि शिक्षा जो है, वन संपदा जो है, ये सबको 1900 जो आपका संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला, उसमें समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इसमें संघ भी बना सकता है, मतलब भारत सरकार भी इसके खिलाफ कानून बना सकती है, इसके पक्ष में कानून बना सकती है, और राज्य सरकार भी इसके पक्ष में या इसके खिलाफ में कानून को बना सकती है। समवर्ती सूची में दोनों ही सरकारें की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और समवर्ती सूची का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है या फिर किस देश से लिया गया है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि समवर्ती सूची का प्रावधान भारत के संविधान में किस देश से लिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो ऐसा कहा गया है आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 33 में सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, अभी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो चुकी है। तो अब किस में चला गया है? वो वैधानिक अधिकार में चला गया। मतलब संविधान में तो है ही है, लेकिन मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, एक समवर्ती सूची वाला, एक नीति निर्देशक तत्व वाला। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का आपको प्रयास करूंगा। ये क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए होता है। एक राज्य में कैसा शासन होना चाहिए, इसके बारे में नीति निर्देशक तत्व बताता है। लेकिन आप इससे जाकर के न्यायालय में इसके खिलाफ आप ये नहीं कह सकते हैं कि राज्य इसको लागू नहीं कर रहा। राज्य जो है इसको लागू करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है।
अगर राज्य की लोक कल्याणकारी की भावना होगी तो वो सब अवश्य लागू करेगा। 34 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए कितना % वोट प्राप्त करना होता है? सही ऑप्शन होगा डी वाला, कराए गए मतदान का 50% से अधिक या कुल मतों में से बहुमत जो प्राप्त करता है वो राष्ट्र। देखिए हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? ये नेहरू जी की नीति थी गुट निरपेक्ष। ये शक्ति पुंजों से तटस्थता थी। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो नेहरू जी ने निश्चय किया कि अगर दो देशों के मध्य में युद्ध होता है, मान लीजिए मित्र राष्ट्र कुछ लोग देश बन गए हैं, कुछ लोग धुरी राष्ट्र बन गए हैं, तो हम क्या करेंगे, ना तो किसी राष्ट्र का समर्थन करेंगे ना तो उस युद्ध में जाकर के शामिल होंगे। हमारी जो नीति है वो शांति की तरफ जा रही है। तो इसके लिए 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है एक संस्थापक सदस्य के रूप में राष्ट्र संघ का सदस्य है, याद रखिएगा, और 1945 में राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। ठीक है, 1945 का सही ऑप्शन होगा। देखिए 37 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रयास कीजिए बताने का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। ठीक है, सही ऑप्शन है सी वाला। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? सही ऑप्शन होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है प्रशिक्षण, अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, गुरुओं को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। याद रखिएगा, खेल मंत्रालय या भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। 5 लाख रुपए इसमें नगद राशि, एक कांस्य की द्रोणाचार्य की मूर्ति इसमें दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल बाद में मिलना आपका स्टार्ट हुआ था 1968 से। तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक इस नोबेल पुरस्कार को देती है। जो प्राइज इसमें डिसाइड किया गया है उसको भी ये दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, सैंपल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए, सैंपल ऑन द टाइगर, ये काफी कम लोग इसको सही कर पाएंगे। सही ऑप्शन होगा सैयद माउंट गोमेरी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आशा है कि अगर ये आएगा तो आप इसे सही हो से करेंगे। नाम ही ऐसा है, सैयद माउंट गोमरी है, इसे आपको याद हो जाएगा, सैंपल ऑन द टाइगर। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहां पर स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। वीर सावरकर हवाई अड्डा अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन सही है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, वहीं पर वीर सावरकर के नाम से हवाई अड्डा बनाया गया है। संघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? प्रयास कीजिए बताने का। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी संघाई कॉरपोरेशन संगठन की। चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी देशों ने मिलकर के संघाई कॉरपोरेशन संगठन की स्थापना की थी। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर बात करेंगे तो पारसेक। अगर पारसेक आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो आप लोग प्रकाश वर्ष को सही कीजिएगा। 1 पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर के लगभग होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इतना लगभग होता है पारसेक जो होता है। ये लंबी लंबी दूरियां, खगोलीय दूरियां नापने के लिए होता है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरियां हैं, तो पारसेक में इसकी गणना की जाती है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। सही ऑप्शन होगा पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम होता है। गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने अपनी जो बुक आई थी उसका नाम था क्या था? प्रिंसिपिया था। वहां पर न्यूटन ने अपने तीनों नियम का उल्लेख किया था। डीटीपी का विस्तार आपको बताना है। इसमें से कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप पेपर को देख रहे हैं, पेपर के लेवल और पैटर्न को देख रहे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है तैयारी आपको किस दिशा में जाकर करनी है। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, दवा या खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को रखने में हम लोग बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, बेंजोइक एसिड। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे किससे मिलकर बना होता है? एक मस्तिष्क, दूसरा मेरुदंड जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है मस्तिष्क का ही निचला भाग होता है। आपने देखा होगा आपके मस्तिष्क के पिछले भाग में
मेडुला जो होती है वो बढ़ करके रीढ़ की हड्डी बन जाती है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यही पूरे शरीर का आपका कंट्रोल कहता है। इसलिए कहते हैं मस्तिष्क का अपने ध्यान रखना चाहिए और रीढ़ की हड्डी का भी ध्यान रखना चाहिए। किस अवस्था में आप बैठे हुए हैं ये सब डिसाइड करता है आपके शारीरिक गतिविधि को। 49 नंबर प्रश्न है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं। और ये कैसा है? एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसमें लाल और हरे में आदमी भेद नहीं कर पाता है, इसे कहते हैं रंग वर्णांधता। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के दौरान किस शासक के समय भारत में आया था? चीनी यात्री जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, आप लोग याद रखिएगा। ये टोटल मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर था। ये प्रथम प्रश्न पत्र का खंड आ हमने आपको सॉल्व कराया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। इसका खंड बा जो है, प्रथम प्रश्न पत्र का खंड बा, वो हिंदी का सेक्शन है। ज़्यादातर जो यूपी के लोग हिंदी सॉल्व करते हैं और हिंदी का पेपर हमें मिल पाया है। अगर आपके ढेर सारे कमेंट आएंगे कि इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र का खंड बा हिंदी का सेक्शन है, आप लोग कमेंट आएंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम इसके नेक्स्ट सेक्शन भी आपको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप लोग को अगर अच्छा लगेगा हमारे पढ़ाने का तरीका और जैसे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, अगर आप कुछ चेंजमेंट भी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हिंदी को हम आपको कराने का प्रयास करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य कहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर से मुलाकात होती है। आप लोग तैयारी को बढ़िया कर लीजिए, समय कम है आपके पास में। फरवरी का एंड होने वाला है, मार्च का समय है, 8 अप्रैल को आपका पेपर है। जोश के साथ आपको तैयारी करनी है और लक्ष्य होना चाहिए 300 पार। 300 पार का लक्ष्य होगा तो कुछ प्रश्न कठिन मिलेंगे तो आप आसपास हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तुक्का लगाने का प्रयास मत कीजिएगा। जो प्रश्न आ रहे हैं उसी पर फोकस कीजिएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 3 प्रश्न अगर आपके गलत हो जाएंगे तो 1 प्रश्न के आप काट लिया जाएगा। तो इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको लास्ट तक हम प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास करेंगे। पहले पिछले साल के पेपर आपको करा देते हैं। 2018 के भी पेपर मैंने आपको कराए हुए हैं, 2019 का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपको लगातार वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।